साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज का विषय रखेंगे राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र। क्या ये तीनों बातें, तीनों परिपाटी एक ही हैं या इन तीनों में भारी अंतर है? अगर भारी अंतर है तो वो अंतर क्या है? चलिए इस बात को समझते हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं या एक ही जैसी हैं। शुरू करते हैं राजतंत्र से। राजतंत्र के संबंध में आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी और टीवी पर देखी होंगी। विभिन्न राजाओं के नाम अगर मैं लेना शुरू करूं तो स्पष्ट है कि वही राजतंत्र है। तो राजतंत्र होने के लिए एक व्यक्ति का राजा होना आवश्यक होता है। राजा जिसके हाथ में सारी शक्तियों का केंद्र होता है। राजा धन शक्ति, जन शक्ति, बल शक्ति सब उसी के पास केंद्रित होती है। उसी के द्वारा लिए गए निर्णयों से ही राज्य का निस्तारण किया जाता है, राज्यपाट चलाया जाता है, जन कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं। सर्वोपरि होता है एक व्यक्ति, उसी को राजा कहते हैं। तो राजा बनने के लिए सबसे पहली योग्यता की जो आवश्यकता है वो है कि आपको रानी के पेट से जन्म लेना होगा। आप एक राजघराने के पुत्र हों या भाई हों, अर्थात आप राजघराने का हिस्सा हों, तो आपकी राजा बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी योग्यता यह है कि आप में बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं होनी चाहिए। एक तो रानी का बेटा हो, युवराज बने और उसमें शारीरिक क्षमताएं भी हों और मानसिक क्षमताएं भी हों। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को नजरअंदाज करते हुए भी केवल इसी आधार पर लोगों को राजा बनाया गया क्योंकि वो रानी के बेटे हैं, रानी के पुत्र हैं, इस वजह से उन्हें राजा बना दिया गया और फिर अंततः वो राजपाट बर्बादी की तरफ बढ़ता चला गया। खैर, ये योग्यता है एक राजा बनने के लिए। तो राजा जब होता था तो उसका अपना एक मंत्रिमंडल होता था, उसमें निर्धारित मंत्री होते थे, उसके निर्धारित काम करने का उसका अपना अलग अंदाज होता था, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उसका अपना अलग अंदाज होता था। तो ये राजतंत्र है। तो राजतंत्र में जहाँ अच्छाइयाँ थी तो वहाँ बुराइयाँ भी थी, तो दोनों चीजें साथ साथ चलती रही। कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने देश और दुनिया का ही दस्तूर बदल दिया, जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक और अकबर। दो ऐसे बादशाह हुए भारतीय इतिहास में जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक नया स्वरूप प्रदान किया। दोनों ने ही विशेष रूप से मैत्री और भाईचारे का संदेश दिया। दोनों ने ही अपनी सीमाओं का विस्तार किया। यहाँ तक ये बताया जाता है कि सम्राट अशोक के समय में जो भारत की सीमाएं थी वो अफगानिस्तान तक पहुंचती थी। यही तो कारण है कि आज भी अफगानिस्तान की मिट्टी खोदी जाती है तो उसमें बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती है। तो अच्छे राजा भी हुए, राजा जिन्होंने जो है जन कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण किया और उनका अनुपालन करते हुए लोगों का कल्याण हुआ, ऐसे राजा भी हुए। तो जनतंत्र में केवल नकारात्मक भाव नहीं थे, सकारात्मक भाव भी हुआ करते थे। खैर, ये तो है जनतंत्र। जनतंत्र जब चल रहा था तो उसी दौरान या उससे भी पहले एक शासन व्यवस्था और थी, उसका नाम था लोकतंत्र। लोकतंत्र में सबसे पहले एक राज्य होता था बुद्धकालीन भारत में, उसका नाम था वैशाली। तो वैशाली का जो राजा होता था वो राजा वंशानुगत नहीं था, रानी के पेट से जन्म नहीं लेता था। उस राजा को लोग आपस में मिलते थे, एक संघ हुआ करता था। संघ में जो है नाम प्रस्तावित किया जाता था कौन कौन व्यक्ति राजा बनना चाहते हैं, तो फिर वोटिंग होती थी, मतदान होता था। उस मतदान के आधार पर राजा को नियुक्त किया जाता था। तो ये एक जबरदस्त प्रणाली थी जो बुद्धकालीन भारत में स्टैब्लिश हो चुकी थी भारत में, परंतु इसको पूरी तरह से प्रफुल्लित होने का मौका नहीं मिला। लोकतंत्र
उस समय भारत में फलीभूत हो पाया जब भारत में अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया और फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने का मौका मिला। तो उस समय जो है लोकतंत्र का शुरुआत भारत में जबरदस्त तरीके से हो गई थी और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतंत्र में वंशानुगत राजा ना होने के बजाय यहाँ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके राजा को चुनते हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत में जिस समय राजतंत्र चल रहा था तो उस समय लोकतंत्र भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो लोकतंत्र किस तरह से एग्जिस्ट करता था वो बताता हूँ। दूर दराज गांव देहातों में, यहाँ तक कि कस्बों और शहरों में भी बड़ी बड़ी पंचायतें लगाई जाती थी। पंचायत लगा करके न्याय दिया जाता था, सही गलत का फैसला किया जाता था। वहां जब सही और गलत का फैसला किया जाता था, वो सही और गलत का फैसला इस आधार पे किया जाता था कि पंचों में से कितने लोग पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं। तो जो बहुमत होता था उस बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। आज भी बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जैसे चुनाव आयोग में अगर कोई नीति निर्धारण करनी है, कोई फैसला लेना है, तो उसमें एक अध्यक्ष है और दो और उनके साथी हैं, 3 लोग हैं, तो बहुमत से फैसला हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है जब सुप्रीम कोर्ट में न्याय व्यवस्था हो रही होती है तो उसमें 4-5 जज होते हैं, तो उस पीठ में जितने ज़्यादा लोग किसी एक के पक्ष में तो उसी के पक्ष में जो है फैसला चला जाता है। जैसे अयोध्या मंदिर का फैसला, उसमें जितने जज बैठे थे उसमें बहुमत के आधार पर इन्होंने फैसला किया। तो यही हुआ करता था। लेकिन यहाँ लोकतंत्र मेरे हिसाब से कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? किसी भी मुद्दे के पक्ष में या विपक्ष में आपको अगर निर्णय लेना है तो उसमें अगर एक जैसी विचारधारा के लोग सही या गलत को ध्यान में ना रखते हुए एक साथ मिल जाएं तो उनका बहुमत हो जाता है और बहुमत होने पर वो भी पारित हो सकता है जो पारित ना होना हो। जैसे मैंने चोरी की है और आप लोगों ने पंचायत बैठा ली, अब पंच बैठे हुए हैं, अब वो इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि सतीश ने चोरी की है या सतीश ने चोरी नहीं की है। अब वो जितने पंच उसमें बैठे हैं आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मेरे हितैषी हैं, तो उनका झुकाव मेरी तरफ हो जाएगा। और अगर नहीं भी है झुकाव तो मैं धन खर्च करके अपनी तरफ झुकाव करवा सकता हूँ, उनको प्रभावित कर सकता हूँ। तो उनके प्रभावित होने से क्या होगा, वो जो न्याय है, न्याय तर्क संगत नहीं रह जाएगा, वो मुझे निर्दोष साबित कर सकते हैं। यही घटना हुई थी महान दार्शनिक सुकरात के मामले में। सुकरात का मामला कुछ ऐसा था कि वहाँ पंचायत ने निर्णय ले लिया कि ये व्यक्ति हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है, लिहाजा इसे जहर पिलाकर मार दिया जाए। उसका केवल और केवल उसका जो कार्य था, उसका जो गुनाह साबित किया गया, गुनाह केवल इतना था, वो अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बातें करता था। वो कहता था जो मनुष्य है वही है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, मनुष्य से ही सब कुछ है। तो ये वाली बातें वो बताया करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके साथ के जो लोग थे वो भी उसके खिलाफ गए और उसके खिलाफ जाकर के बहुमत साबित हुआ और उसे जहर पीना पड़ा या उसे पीने के लिए विवश कर दिया गया। आज की वर्तमान सरकार भी आप देख सकते हैं, वर्तमान सरकार के पास बहुमत है इसलिए सरकार चल रही है, अन्यथा आर्थिक रूप से देश को पछाड़ दिया गया है। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ चुकी है इस देश में, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी इतनी महंगी हो गई है, रसोई चलाना भारी हो गया है। उसके बावजूद भी जो है बहुमत इस आधार पर उनके पक्ष में है कि क्योंकि वो हिंदू हैं और हिंदू होने की पैरवी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र के फैसलों को धर्म, आस्था और पाखंड के आधार पर भी बहुमत में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र जब तक नेतृत्व का निर्धारण करने की प्रक्रिया है तब तक तो ये ठीक है,
लेकिन अगर लोकतंत्र न्यायिक प्रक्रिया में हावी हो जाए तो वहां ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र वहां घातक हो सकता है। यही बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत अच्छे से समझ में आते थे। लिहाजा उन्होंने लोकतंत्र के साथ साथ भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए ऐसा विकल्प संविधान सभा में रखा और भारत को एक गणतांत्रिक व्यवस्था दी गई। गणतांत्रिक व्यवस्था होने का कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि राजा वंशानुगत नहीं हो सकता। दूसरा, एक निर्धारित संविधान होगा, लिखित नियम कायदे कानून होंगे, उन कायदे कानूनों के आधार पर न्याय किया जाएगा। अब आप देखिएगा ना कि अगर चुनाव आयोग कुछ व्यवस्था करता है, चुनाव की प्रक्रिया करता है, तो लिखित में दस्तावेज हैं, नियम है, कायदे कानून है, उनके अनुसार पालन होगा। भारत के जितने भी न्यायालय हैं वो लिखित नियम कायदे कानूनों के अनुसार काम करते हैं। यहाँ तक कि आपके और मेरे मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी भारत में लिखित है। तो ये गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब ये हुआ कि चोरी की है तो चोरी के लिए एक निर्धारित सजा है, वो लिखित है। जो सजा लिख दी गई है वही सजा उसे मिलेगी। अब उसे बहुमत प्रभावित नहीं कर सकता, कितना भी लोकतंत्र लगा लो प्रभावित नहीं हो सकता। जो लिख दिया वही उसकी सजा है। अगर मर्डर किया है तो मर्डर में दफा 302 लगेगी। अब 302 में जो सजा का प्रावधान है वो सजा का प्रावधान है। अब वो प्रभावित नहीं किया जा सकता क्योंकि जो सजा निर्धारित है वो सजा ना तो उसे कम किया जा सकता ना उसे ज्यादा किया जा सकता। सबके लिए जो निर्धारित है वो निर्धारित कर दिया गया। तो ऐसी व्यवस्था जहां होती हो, जितने भी गवर्नमेंट जो है महकमे हैं, सरकारी महकमे हैं, उन सभी जगह जो काम करने का एक तरीका है। तो एक ऐसे आजकल बताते हैं एसओपी बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते हैं या प्रोसेसेस डिजाइन किए जाते हैं। तो ये सब गणतंत्र का हिस्सा है। तो भारत में जब तक विधायक, पार्षद या एमपी इनका जब तक चुनाव होता है तब तक ही लोकतंत्र कायम है। उसके बाद ये गणतंत्र में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उन्हें जो काम करना है नियम के अनुसार करना है, सिस्टम के अनुसार करना है, प्रोसेसेस के अनुसार करना है। तो जब किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोसेसेस लगा दिए जाते हैं, सिस्टम्स लगा दिए जाते हैं, तो वो गणतंत्र हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र इन तीनों में फर्क जरूर समझ में आया होगा और इस तथ्य को, इस बात को केवल अपने तक सीमित ना रखें, लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें क्योंकि ज्ञान की बात है, जितनी दूर तक जाए उतना अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आपसे इसे विदा लेता हूँ। फिर किसी और विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।